हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पार्ट 3 ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बेसिक मीनिंग बताया था मैंने आपको। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके फीचर्स है, क्या क्वालिटीज़ होती है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर में। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि नेट इनकम अप्रोच थ्योरी के बारे में बताया। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में आज मैं आगे आपको बताऊंगा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी, या आप कह सकते हो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और जो नेक्स्ट है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी जो है, ये सेकंड नंबर पे है। इसको प्रपाउंड किया था, सजेस्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो थे डेविड डूरंड। डेविड डूरंड साहब ने इसके बारे में बताया था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में। और देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब अर्निंग, वो अर्निंग जो जिसमें से आपको अभी इंटरेस्ट वालों का पैसा देना है, मतलब इंटरेस्ट पे करना है और टैक्स भी पे करना है। क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के बाद टैक्स पे करते हो आप, टैक्स पे करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करते हो, उसके बाद जब बचता है वो जाता है इक्विटी वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी सजेस्ट की डेविड डूरंड ने। और नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जो अर्निंग आपके पास है, कंपनी के पास जो है, वो इंटरेस्ट और टैक्स के पेमेंट से पहले की है। और ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी और अप्रोच आप कह सकते हो, ये इररिलेवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी इसे बोला जाता है, इररिलेवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। इररिलेवेंट का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है, मतलब डेट को आप बढ़ा भी देते हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, डज नॉट इफेक्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करो आप, कोई रेशियो रख लो डेट इक्विटी का, कितना भी डेट बढ़ा लो आप, इसका कोई इम्पैक्ट, कोई रिजल्ट, कोई प्रभाव नहीं आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कैसे, वो देख लेते हैं हम। देखो, फाइनेंशियल लीवरेज, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी कहती है कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज में कोई भी बदलाव करते हो आप, कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल लीवरेज या डेट टू इक्विटी मीन्स या डेट टू इक्विटी रेशियो, तो मतलब कहने का मतलब अल्टीमेटली डेट को बढ़ाना। तो अगर ये स्ट्रक्चर कोई भी रखते हो आप, 50-40 का रख लो, 60-40 का रख लो, 30-70 का रख लो, या 70-30 रख लो, मतलब 70 डिवेंचर और 30 इक्विटी का, तो फाइनेंशियल लीवरेज को आप बढ़ा लो या कम कर लो, जो मार्केट वैल्यू होगी फर्म की और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अब माइंड में एक पर्सन उठा होगा कि कैसे कोई बदलाव नहीं आता इसमें। चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहला कारण तो ये है कि डेट जो यूज़ किया जाता है एक्सेस लेवल पे, डेट इज़ ए चीपर सोर्स। आपको पता है, ये मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि जो डेट है, जो डिवेंचर है, वो सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो रिस्क ज़्यादा बियर करते हैं, तो वो उम्मीद भी ज़्यादा करते हैं डेट वालों से। और सबको पेमेंट होने के बाद इक्विटी वालों को पैसा मिलता है, मतलब डेट की पेमेंट होने के बाद, टैक्स की पेमेंट होने के बाद उनको, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक वैल्यू ऑफ फर्म और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहती है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसने कोई कैपिटल रेज किया। फिलहाल कैपिटल आप ये देख लो कि कितना रेज किया है, ये आप कंसिडर नहीं करना है कि कितना रेज किया है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने कैपिटल रेज किया
इक्विटी से और डेट से। और यहाँ पे देखो डेट जो है वो उसने 70 रुपीज़ रेज किया, डेट जो है 70 रुपीज़ रेज किया है। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो 20% है, और डेट के 70 रुपीज़ इसने डिबेंचर से लिए हैं। और 10% के हिसाब से डेट वाले को ये पेमेंट करता है, यानी इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है 10% के हिसाब से होती है। तो अब आपको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EBIT दिया है 30%। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डेट को अगर बढ़ाया भी जाएगा तो भी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो वैल्यू ऑफ फर्म है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इसका रीजन जो है, एक तो डेट चीपर सोर्स है, भले ही चीपर सोर्स है, लेकिन जो डेट का बेनिफिट जो मिलेगा एक्सेस यूज करने से, डेट का जो बेनिफिट मिलेगा एक्सेस यूज करने से, वो ऑफसेट हो जाएगा, वो नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जब डेट अधिक मात्रा में यूज किया जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, और वो ज़्यादा उम्मीद करेंगे। यानी मैं आपको बताऊंगा कि 70 से जब हम 90 करेंगे, चलो देख लेते हैं। EBIT दिया है 30, और आपको पता है कि EBIT में से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। 70 रुपये के डिवेंचर से लिए, 70 रुपये में 10% के हिसाब से 7 रुपये इंटरेस्ट चला जाएगा, तो जो नेट अर्निंग अवेलेबल हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो हो जाएगी 23। और आपको जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रहा है 20% दे रखा है, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो ईजिली। नेट अर्निंग अवेलेबल है आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, वो 23 रुपीज़ है। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो 20% दे रखा है, तो आप निकाल लोगे 23 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा? 115 रुपये, 115 रुपीज़। और मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर बताइए आपको 70 है। तो जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर करोगे आप, तो आप यानी एंटिटी फर्म के पास आ जाएगी टोटल वैल्यू, वो आ जाएगी 185, 185 रुपये आ जाएगी टोटल वैल्यू। अब आप इस टोटल वैल्यू के बेस पे, आपके पास EBIT है और टोटल वैल्यू है, तो आप निकाल लोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? EBIT को डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू ऑफ दी फर्म से। EBIT आपको दिया है 30 रुपीज़ है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाल ली है, तो 30 डिवाइड बाई 185 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 16.21%। ये आ जाएगा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.21। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं डिबेंचर को बढ़ा देता हूँ तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डेविड डूरेंट साहब ने कहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कांस्टेंट रहेगा। अब पहले केस में देखो डिबेंचर 70 रुपीज़ लिया। अब मान लेते हैं कि डिबेंचर इंक्रीज करके फर्म जो है वो 90 रुपीज़ डिबेंचर से लेती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फर्म डिबेंचर को बढ़ाएगी तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अधिक कंपेंसेट करना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ हाई रिस्क, क्योंकि एक ज़्यादा फिनेंशियल रिस्क ले रहे हैं वो। ज़्यादा फिनेंशियल रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि अधिक मात्रा में डेट को यूज किया जा रहा है और डेट की पेमेंट के बाद तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना है। तो क्या बचेगा अब रिस्क, जब एक फर्म इतना अधिक मात्रा में डिबेंचर यूज़ करेगी तो सारा पैसा तो इंटरेस्ट वालों के पास चला जाएगा, तो उनका रिस्क बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों का। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपेंसेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाएगी। पहले जो 20% थी वो क्या हो जाएगी, 22% हो जाएगी अब अधिक डेट यूज करने से। तो अब इस केस में हम निकाल लेते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। चलिए EBIT दिया है 30 रुपीज़ आपका, इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दो कि अब देखो डिबेंचर 90 रुपीज़ है, 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9 रुपये। वो आप लेस कर दो कि जो नेट अर्निंग आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो आ जाएगी 21 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब बढ़ चुका है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि अब उनका फाइनेंशियल रिस्क की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अब 20 से हो गया है 22। तो आपको नेट अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 21 रुपये। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं इसको हम, वो 22% दे रखा है। तो आप इसके बेस पे निकाल लोगे 21 इंटू 100 डिवाइड बाई 22, तो ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा 95 रुपीज़। और डिवेंचर की वैल्यू दे रखी है आपको, 90 डिवेंचर से लिया है, तो 95 प्लस 90 तो आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 185। देखो पहले केस में भी फर्म की वैल्यू 85 थी, यहाँ पे भी फर्म की वैल्यू 85 है। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिखाता हूँ मैं आपको, कांस्टेंट रहेगा।
अब देखो EBIT डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म तो आ जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EBIT आपका 30 रहेगा। अब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म सेम आया है तो आपको पता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम आने वाला है। 30 डिवाइड बाई 85 इंटू 100 कितना आ जाएगा 16.21। देखो इस केस में भी 16.21 था, इस केस में भी 16.21 था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही डिवेंचर को बढ़ाया जाएगा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 20 से 22% हो गया क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क। तो जितना डिवेंचर से आपने बेनिफिट लिया अधिक यूज करने से वो ऑफसेट हो जाएगा, नलीफाई कर देगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से। तो ये थी बातें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। देखो भैया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या बोला कि फाइनेंशियल लिवरेज को अगर आप बढ़ा भी देते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका बढ़ेगा लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट जो है आपका कांस्टेंट रहता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में फाइनेंशियल लिवरेज को अगर आप बढ़ा देते हो यानी डेट को आप बढ़ा भी देते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो मैंने आपको बताया कि 20 से 22% हो गया ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क। इक्विटी वालों को कंपेंसेट करना पड़ेगा फर्म को। तो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट जो है कांस्टेंट रहता है। अब इसकी जो अजम्पशन होगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जो अजम्पशन होगी वो देख लेते हैं हम क्या क्या अजम्पशन क्या क्या इसका मान्यता है। सबसे पहले बोला कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बिल्कुल सही बात है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है यानी डिबेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कम होती है किसकी तुलना में कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है जिस रेट से उसकी तुलना में कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है। दूसरा बोला कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही बात है ऑफ ऑल लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। भले ही आप 90 यूज़ करो भले ही आप 70 यूज़ करो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो सेम रहेगा जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। डिबेंचर की कॉस्ट जो होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी डिबेंचर पे। उसके बाद बोला कि स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी में अगर आप स्प्लिट कर देते हो इनको अलग अलग भी कर देते हो तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको मान्यता रखनी है। देयर इज़ नो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स। कोई भी कॉर्पोरेट या पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की एजम्पशंस होगी। उसमें नोट में मैंने बताया कि आपको कि डेट जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो जो एडवांटेज मिलेगी अगर फर्म अधिक यूज कर लेती है डेट को तो जो एडवांटेज होगी अधिक यूज करने से वो ऑफसेट हो जाएगी, वो नलीफाई हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। अब डायग्राम के माध्यम से भी समझ लो आप। यहाँ पे देखो एक्स पे मैंने प्लॉट किया हुआ है डिग्री ऑफ लीवरेज। यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज है, वाई पे है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये है केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, ये कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने प्रूव कर दिया आपको कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। तो उसके जैसे ही डेट को अधिक यूज करती है फर्म तो उसका जो एडवांटेज होगी वो नलीफाई हो जाएगी, वो ऑफसेट हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि वो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। तो इससे जो भी एडवांटेज होगी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट की अधिक यूज करने की वो ऑफसेट हो जाएगी, वो नलीफाई हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से। तो हम ये कह सकते हैं कि एट ऑल लेवल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर KO इज़ कांस्टेंट। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो सब पे कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच में एक बीच का रास्ता निकालती है या एक मिडवे एस्टेब्लिश करती है। आप कह सकते हो बीच का रास्ता बताती है, दोनों की बात सही बताती है। ये बोलती है कि भाई नेट इनकम अप्रोच बोलती है, बिल्कुल वो भी सही बोल रही है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम भी अप्रोच भी सही बोल रही है, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम की कुछ बातें का इसने अपोज किया, कॉन्स्टेंट वाली का इसने थोड़ा अपोज किया है, वहाँ पे इसने बीच का रास्ता निकाला। चलिए देख लेते हैं क्या निकाला। भाई देखो नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि फाइनेंशियल लिवरेज को अगर बढ़ा दिया जाए तो वैल्यू ऑफ फर्म और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर इफेक्ट आएगा। नेट इनकम अप्रोच ने जो डूरेंट साहब उन्होंने क्या बोला कि फाइनेंशियल लिवरेज यानी डेट को अगर बढ़ाया जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी नो डाउट,
और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि फिनेंशियल लिवरेज को अगर बढ़ाया जाए तो वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहता है। वो अब ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रही कि ठीक है लेकिन हर बार कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये एक पर्टिकुलर लेवल तक कांस्टेंट रहेगा। जब एक्सेस मात्रा में डेट को यूज किया जाएगा तो यहाँ पर रिवर्स जो नेट इनकम अप्रोच में जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, तो अगर डेट का एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक सर्टेन लेवल पे जाके अधिक मात्रा में यूज किया जाएगा, उस लेवल को अगर क्रॉस कर दिया फर्म ने, बहुत अधिक मात्रा में यूज कर लिया, तो उस केस में फिर जब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फर्म की वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल अप्रोच ने बताया। बीच का रास्ता इसने बताया कि बियॉन्ड ए सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज, मतलब एक डिग्री, एक सर्टेन पॉइंट, उसके आगे अगर गए, उसके आगे अगर डिग्री ऑफ लिवरेज के आगे चले गए तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कांस्टेंट रहता है। क्या बोला? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या बताया गया कि भाई देखो, एक सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज, एक सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज के बाद अगर आप डेट को यूज़ करते हो तो उसका रिवर्स अफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नेट इनकम अप्रोच ने क्या बोला था कि अगर आप डेट को बढ़ाते हो तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपकी कांस्टेंट रहेगी और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी। कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने बोला। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या बोला कि भाई देखो, एक सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज पे, एक डिग्री को, एक सर्टेन पॉइंट को, उसके अगर बियॉन्ड गए आप डिग्री ऑफ लिवरेज पे तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आप ये कह रहे हो ना कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म जो कांस्टेंट रहेगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला कि जो आप ये बात बोल रहे हो कि भाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। जब आप एक लेवल क्रॉस कर दोगे, जब आप एक लेवल, एक पॉइंट को क्रॉस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिक्लाइन हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी क्रक्स की बात करूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रक्स की बात करूँ, तो इसने बोला कि भाई एट ए रीजनेबल लिमिट ऑफ डेट, अगर आप डेट को एक रीजनेबल लिमिट में यूज़ करते हो तो ठीक है, फर्म जो है वो अपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर लेगी और अपनी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो बढ़ा सकती है। इसने बोला कि भाई देखो, एक रीजनेबल लिमिट में अगर डेट को यूज किया जाता है तो फर्म जो है वो अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकती है एंड जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको बढ़ा सकती है। लेकिन बिकॉज किस लिए? क्योंकि डेट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जो डेट होता है वो सस्ता होता है इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर्स। इसलिए फर्म एक लिमिट में डेट को यूज करके अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर लेती है और अपनी फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकती है। इफ द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती है कि आप एक अगर लिमिट में यूज करते हो डेट तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। उसके बाद इसने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जो बात कांस्टेंट वाली है उसका अपोज किया है। इसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा, वो तो सही बात बोली कि भाई चलो ऑफसेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब एक फर्म अधिक मात्रा में डिबेंचर यूज करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क जो है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन एक हद तक खत्म होगा, एक पॉइंट तक खत्म होगा। लेकिन अगर और अधिक मात्रा में डेट का यूज किया गया तो फिर जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म पे एक रिवर्स, एक उल्टा इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट। अगर एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड अगर डेट को इंक्रीज किया जाता है, डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया जाता है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और फर्म की मार्केट वैल्यू जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स टू डिक्लाइन।
तो इसमें बताया कि जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहेगा और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम रहेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच इसने बताया द मैनर इन विच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म रिएक्ट्स टू चेंज, यानी कैसे वो चेंज का रिएक्शन देगी, कैसे बदलाव होगा इन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी डिवाइड इनटू 3 स्टेज। इसने बताया 3 स्टेज के बारे में कि हर स्टेज पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसमें बदलाव होता है, लेकिन कैसे बदलाव होगा, कैसे रिएक्शन होगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पे डेट को बढ़ाने से, वो 3 स्टेज में बताया इसने। ट्रेडिशनल अप्रोच ने 3 स्टेज बताई इसकी। इस स्टेज को हम देख लेते हैं। पहली स्टेज इसने बताई, पहली स्टेज में इसने सपोर्ट किया नेट इनकम अप्रोच का। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल लिवरेज को अगर बढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल लिवरेज को अगर बढ़ाया जाता है मतलब डेट टू इक्विटी मिक्स या डेट को इंक्रीज़ किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट को इंक्रीज़ किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसने नेट इनकम अप्रोच का सपोर्ट किया, फर्स्ट स्टेज पे ऐसा होगा। और जो कॉस्ट ऑफ डेट और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहेगा, अगर बढ़ता भी है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ना के बराबर। फर्स्ट स्टेज पे क्या बोला इसने, पूरा सपोर्ट किया नेट इनकम अप्रोच का, बोला कि फाइनेंशियल लिवरेज अगर आप बढ़ाते हैं, फर्म बढ़ाती है तो उसका इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ यूज मोर डेट, अधिक डेट यूज करने से, क्योंकि डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट जो है सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है इन कंपेरिजन टू इक्विटी। और जो कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहता है फर्स्ट स्टेज पे, अगर बढ़ता भी है तो ना के बराबर, नेग्लिजिबल, बढ़ता भी है तो ना के बराबर। फिर सेकंड स्टेज में इसने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का सपोर्ट किया है पार्शियल, एक पॉइंट तक इसने सपोर्ट किया। इसने बोला कि देखो फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ती है एक सर्टेन पॉइंट, एक डिग्री ऑफ लीवरेज पे, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म है वो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल एक स्टेज तक, सेकंड स्टेज में बोला कि वो कांस्टेंट रहेगा इस सेकंड स्टेज में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो फिनेंशियल रिस्क की वजह से उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा और वो अधिक रिस्क लेंगे, क्योंकि डिवेंचर बढ़ गया तो उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसने जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसने सेकंड स्टेज में बताया कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का सपोर्ट किया। इसने बोला बिल्कुल सही बात है आपकी कि फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ेगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होगा ड्यू टू द फाइनेंशियल रिस्क की वजह से, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा उम्मीद करेंगे। तो रिस्क बढ़ने की वजह से जो भी डेट का बेनिफिट मिलेगा, जो एडवांटेज मिलेगी वो क्या है, ऑफसेट हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेज में बताया, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि कांस्टेंट रहेगा कंटिन्यू, वो बात सही नहीं है। इसने थर्ड स्टेज बनाई इसकी, और ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला कि देखो एक पर्टिकुलर लेवल तक सही है आपकी बात, एक पर्टिकुलर लेवल पे आपकी बात सही है, लेकिन अगर डेट को आप फर्दर इंक्रीज करोगे, डेट को आप फर्दर इंक्रीज करते हो, थर्ड स्टेज में क्या बोला इसने कि अभी इस पॉइंट को थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं आपको। इसने थर्ड स्टेज में क्या बोला कि अगर आप डेट में फर्दर इंक्रीज करते हो, आप एक सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज आएगी, उस स्टेज के ऊपर चले गए आप, डेट को और आपने फर्दर इंक्रीज कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे आप उल्टा अफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उल्टा प्रभाव शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी अगर आपने डेट को फर्दर और ज़्यादा मात्रा में आपने इंक्रीज किया तो। दो कारण हैं उसके दो कारण हैं। पहला कारण, एक तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ना मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो सार्वली तेज़ी से बढ़ेगा
और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वुड आल्सो राइज, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा इक्विटी वालों के साथ। तो ये दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से तीसरी स्टेज आ जाएगी, और तीसरी स्टेज बोलेगी यहाँ पर उल्टा प्रभाव शुरू हो जाएगा। उल्टा प्रभाव शुरू हो जाएगा मतलब देखो थर्ड स्टेज में बताया कि जैसे ही लीवरेज बढ़ी, जैसे ही लीवरेज को बढ़ाया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी बढ़ जाएगी तीसरी स्टेज में, तो जिससे कि वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी। तो पहली स्टेज में बताया इसने सपोर्ट किया नेट इनकम अप्रोच का कि देखो भाई जैसे ही डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ाओगे आप, यानी डेट का अधिक यूज करोगे, तो नो डाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। देखो नीचे आ रहा है, नो डाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, सही बात है बिल्कुल। सेकंड स्टेज में बोला इसने, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती है कि देखो अगर डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ा भी तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कांस्टेंट रहेगा और वैल्यू फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोला कि अगर एक पॉइंट के आगे चले गए आप और अधिक मात्रा में आपने अगर डेट को यूज़ किया, अधिक मात्रा में अगर आपने डेट को यूज़ किया तो फिर उल्टा रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़नी स्टार्ट हो गई और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाती है, अब एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये वो पॉइंट है R1 जहाँ पर देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। ये पॉइंट देखो, एक पर्टिकुलर लेवल जो मैंने R1 बताया आपको, वहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, मिनिमाइज है, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमाइज है। तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। तो R1 वो पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो R1 पे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है बिल्कुल, और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है, तो ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और देखो कमेंट करोगे तो मैं इसका फोर्थ पार्ट बनाऊंगा जिसमें मोडिग्लानी और मिलर अप्रोच के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।